गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देख लिया था। सोर्सेस के बारे में बात कर ली थी, नेचर्स के बारे में, रेडिएशन की बात कर ली थी। अब हम लोग जो देख रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज, रेडिएशन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज में अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी क्या? एनर्जी के बारे में बात करनी होगी। किसके बारे में बात करनी होगी? रेडिएशन एनर्जी की। किसकी? रेडिएशन एनर्जी हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। किसकी? रेडिएशन एनर्जी हार्डनेस। एनर्जी हार्डनेस यानी कौन सा रेडिएशन कितनी एनर्जी रखेगा और कितना हार्ड होगा, इस बारे में बात करना चाहते हैं। तो हमें पता है कि यदि मेरी लैम्डा इंक्रीज कर रही है, यानी वेवलेंथ यदि बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? रिड्यूस करती है। दोनों में इनवर्स रिलेशन है, ठीक, एच न्यू, ठीक है। यह न्यू बराबर कुछ समथिंग यहां पे आ जाता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक, कुछ ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। तो यदि वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, ये क्लियर है। और यदि फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी ई बराबर दी जाती है एच न्यू से। यदि फ्रीक्वेंसी कम है तो निश्चित तौर पे हमारा रेडिएशन कैसा होने वाला है? सॉफ्ट रेडिएशन होने वाला है, ठीक। या इसी को एस सी बाई लैम्डा से भी एनर्जी को दिया जाता है, क्लियर। वही यदि बात करें कि यदि लैम्डा हमारा क्या है? कम है, यानी वेवलेंथ यदि कम होगी तो मेरी फ्रीक्वेंसी की बहुत तेज होने वाली है और इसके बाद जो रेडिएशन होगा वो कैसा हो जाएगा? हार्ड रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती थी उस रेडिएशन का क्या होता? आयोनाइज रेडिएशन हो जाता था। और ये जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती थी वो कैसे थे? हमारे नॉन आयोनाइज रेडिएशन थे, ठीक। ये जो रेडिएशन एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करेगी? हमारे एक्सरे के केस में ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज पे डिपेंड करती है। और यदि वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से कम है तो निश्चित तौर पे जो हमारा रेडिएशन होगा वो कैसा होगा? वेरी सॉफ्ट रेडिएशन होने वाला है, वेरी सॉफ्ट रेडिएशन। वहीं यदि इसकी वैल्यू 20 to 60 वेरी कर रही है, कितनी? 20 to 60 किलो वोल्ट के बीच में रह रही है, तो ये हमारा निश्चित तौर पे कैसा होगा? सॉफ्ट रेडिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्ट रेडिएशन कहलाता है। वहीं यदि ये वैल्यू कैसी हो जाए? 60 to 150 किलो वोल्ट से जनरेट की जा रही है, तो ये भी अभी भी फेयरली सॉफ्ट कहा जाता है, फेयरली सॉफ्ट, ठीक। इसके बाद यदि हमारा 150 से 300 किलो वोल्ट के बीच में, 150 से 300 किलो वोल्ट के बीच में यदि हम जनरेट कर रहे हैं तो उस समय हमारा ये रेडिएशन हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड रेडिएशन। वही 3000 से 300 से यदि 3000 किलो वोल्ट पे पहुंच गए, ये जो रेंज है ये वेरी हार्ड रेंज होती है। कैसी होती है? वेरी हार्ड रेंज होती है। इस रेंज पे हमारे जनरली क्या होते हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करते हैं, ठीक। 150 से 300 किलो वोल्ट के बीच में हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करते हैं। और 300 से 3000 पे हमारा क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए सफिशिएंट रेंज होती है। किसके लिए? एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। और इसके बाद भी यदि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जानकारी लेनी है तो आपको अल्ट्रा हार्ड की तरफ जाना पड़ता है। तो ये हो जाती है कैसी? जब आप इज ग्रेटर देन 3000 किलो वोल्ट से ज्यादा यदि आपने वोल्टेज रख रखी है, ठीक। दूसरा पैरामीटर भी इसके साथ क्या होता है? करंट होता है, लेकिन हमने वोल्टेज के टर्म में ये वैल्यूज की बात की है। तो ये जितना हार्ड रेडिएशन है ये बिल्कुल आयोनाइज्ड रेडिएशन होता है। कैसा होता है? आयोनाइज्ड रेडिएशन होता है, ठीक है। ये आपके मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है? आयोनाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। जबकि सॉफ्ट रेडिएशन, कम एनर्जी के रेडिएशन होते हैं, ये ज्यादा नुकसान भी नहीं करते, क्लियर। तो सबसे पहला ये तो हमें वोल्टेज डिपेंडेंट एनर्जी के बारे में पता चल गया। अब यदि बात करते हैं, एक टर्म आता है अटेन्युएशन। हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक जब वेव्स के बारे में बात की थी तो वहां पे भी बात की थी इस टर्म के बारे में, अटेन्युएशन। किसके बारे में बात की थी? अटेन्युएशन। क्या होता है अटेन्युएशन? कि यदि कोई हमारी वेव चल रही है कहीं पे किसी मीडियम पे, तो उसका जो स्कैटरिंग और जो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है, ठीक, उसको जितनी एनर्जी लूज होती है उस दौरान वो क्या कहलाती है? हमारी
क्या कहलाती है? अटेन्युएशन ऑफ वेव कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमें रेडिएशन के अटेन्युएशन के बारे में भी जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक टर्म आपको पता होना चाहिए, ये अटेन्युएशन है क्या। तो अटेन्युएशन हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? रेडिएशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेडिएशन। और रेडिएशन हम लोगों को करना क्या है? टेस्टिंग करनी है ना। तो यदि हमने कोई रेडिएशन, ठीक, कोई रेडिएशन यदि मैंने किसी मटेरियल में क्या किया है? इंजेक्ट किया, किसी मटेरियल में इंजेक्ट किया, तो यहां पे जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू? एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, ये दोनों ही चीजें, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, ठीक, इनके थ्रू जो हमारा लॉस क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी अगर करती है। ठीक, क्या कहलाता है? जिस हमने क्या किया? रेडिएशन हमने किसी मटेरियल के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक, कहीं से रेडिएशन आया, तो कुछ हिस्सा उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ स्कैटर करेगा, ठीक, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो हमें तो अंदर ट्रांसमिशन पे बात करनी है, तो ट्रांसमिशन के दौरान जो एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग की वजह से जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है रेडिएशन में, उसे हम कहते हैं, ये लॉस ऑफ एनर्जी कहलाता है अटेन्युएशन। क्या कहलाता है? अटेन्युएशन। यानी हमारी वेव क्या हो रही है? उसकी एनर्जी को कम करने वाला जो फैक्टर है, ये सिंपली क्या कहलाता है? रिडक्शन इन इंटेंसिटी क्या कहलाने वाला है? अटेन्युएशन कहलाता है। यानी हमारे जो रेडिएशन ये इनिशियल में था, उसमें जितना भी रिडक्शन हुआ, क्या हुआ? रिडक्शन, उसमें जितना भी रिडक्शन हुआ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन जो कहलाता है वो हमारा अटेन्युएशन कहलाता है। ठीक, हमने एक इक्वेशन भी देखी थी कि यदि हम लोग इनिशियल एम्पलीट्यूड आई नॉट लेके चल रहे हैं तो e की पावर माइनस म्यू एक्स से इसको दिया जाता है। ठीक, जहां पे ये मेरा क्या था? इनिशियल एम्पलीट्यूड था, किसी भी रेडिएशन या वेव का क्या था? इनिशियल एम्पलीट्यूड था। ठीक, ये x मान लीजिए मटेरियल थिकनेस है, या कहीं जितनी मटेरियल हम लोग जा रहे हैं, ठीक, और ये हमारा अटेन्युएशन कांस्टेंट क्या है? अटेन्युएशन कोएफिशिएंट है, अटेन्युएशन कोएफिशिएंट। ठीक, और ये मेरा क्या है? एम्पलीट्यूड है एट एनी डिस्टेंस, एम्पलीट्यूड at any distance, at any distance traveled by radiation, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है रेडिएशन, उसके बाद यदि हम मेजर कर रहे हैं तो जो एम्पलीट्यूड मुझे मिल रहा है वो है। ठीक है, क्लियर? तो ये इक्वेशन क्या बताती है कि यदि मैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के बीच में और मटेरियल थिकनेस के बीच में यदि मैं ग्राफ खींचूं तो वो ग्राफ कैसा होने वाला है? एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक ग्राफ बनने वाला है। कैसा ग्राफ बनेगा? एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक ग्राफ बनेगा। यानी एनर्जी का जो लॉस दिखेगा वो किस फॉर्म में दिखने वाला है? किसके फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल ग्राफ के फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक, यानी यदि मैं ग्राफ के रूप में बात करूं तो यहां पे यदि मैं एक एक्सिस में क्या ले लूं? मटेरियल थिकनेस ले लेता हूं। क्या लेता हूं? मटेरियल थिकनेस ले लूं। ठीक, क्लियर? और दूसरी तरफ यदि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ले लिया जाए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यदि जहां जीरो पे जब मतलब मैंने यहां पे मटेरियल में एंट्री पॉइंट किया, मान लीजिए यदि हार्ड रेडिएशन है तो वो लीनियरली रिड्यूस नहीं करता, मटेरियल थिकनेस से लीनियरली रिड्यूस ना करके ये कुछ ऐसे रिड्यूस करता है। यानी यदि मैंने यहां पे हार्ड होमोजीनियस यानी एक जैसी इंटेंसिटी वाली वेव्स ले रखी हैं, हार्ड होमोजीनियस रेडिएशन ले रखा है। होमोजीनियस यानी सिमिलर फ्रीक्वेंसी वाली। कैसी? होमोजीनियस का मतलब क्या? सिमिलर फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकाल रहे हैं हम लोग। क्या है? सिमिलर फ्रीक्वेंसी। ये सभी वेव्स जितनी थी उनकी क्या है? सिमिलर फ्रीक्वेंसी है। तो इसको यदि ये हमारा मटेरियल के अंदर ये रेडिएशन ट्रेवल करेगा तो निश्चित तौर पे ये मटेरियल के अंदर इस तरीके से बिहेव करेगा। एक तो ये कैसा? एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करेगा। कैसा? एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करने वाला है। कैसा? एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करेगा। ठीक, और ये जो हार्ड होमोजीनियस था रेडिएशन, ये कैसा बन जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कौन सी मेरी वेव्स किस जगह पे मटेरियल पे
टकरा रही है उस हिसाब से अलग अलग एनर्जी को रेडिएट करती हैं। क्या करती हैं? अलग अलग एनर्जी रेडिएट करती है। मतलब कुछ इस तरीके से समझिए कि यदि मेरे पास ये मान लीजिए कोई मटेरियल है तो उसमें क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरीके से। क्लियर? तो यदि रेडिएशन जाएगा तो या तो इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, या तो न्यूक्लियस से टकरा सकता है, या फिर खाली भी निकल सकता है। ये इतनी कंडीशन को पास करेंगी। ठीक, वेव्स ही तो हैं। तो जिस जगह पे जो टकराएगा उस हिसाब से अलग अलग एनर्जी का लॉस करेंगे, और यदि अलग अलग एनर्जी का लॉस करेंगे तो जो मेरी होमोजीनियस फ्रीक्वेंसी थी, यानी होमोजीनियस एनर्जी थी हर एक वेव के पास, वो कैसे कन्वर्ट हो जाने वाली है? हेट्रोजीनियस। सेम इसी तरीके का बिहेव कब होगा? जब ये यदि सॉफ्ट रेडिएशन भी डाला, ऐसा क्या सॉफ्ट यदि रेडिएशन भी डाला गया है, सॉफ्ट होमोजीनियस रेडिएशन डालेंगे, तब भी वो लीनियरली डिक्रीज ना करके वो कैसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ये मेरा रियल में, ठीक, कैसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, और कैसा होगा? सॉफ्ट हेट्रोजीनियस उसमें कन्वर्ट होगा। ठीक, यानी मैं बात करूं एटीन्यूएशन की, यानी ये कैसा एक्सपोनेंशियली क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये क्लियर हो रहा है। ठीक, और क्या कर रहा है? एनर्जी को लॉस कर रहा है। अब एनर्जी का जो लॉस कर रहा है वो हम लोगों ने देखा कि कई तरीके से हो सकता है। ठीक, यहां पे होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस रेडिएशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? निश्चित तौर पे जिस तरीके का इंटरेक्शन यहां पे होकर रहे होंगे, ठीक, जितनी तरीके का यहां पे इंटरेक्शन हो रहा होगा मेरा किससे? रेडिएशन का, एटॉमिक उससे इलेक्ट्रॉन से टकराया, हमारे किससे? न्यूक्लियस से टकरा रहा है, या खाली जगह से निकल रहा है, कहां पे टकरा रहा है, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि मेरी लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी। तो ये जो इंटरेक्शन है अलग अलग, इसी हिसाब से अलग अलग हमारा क्या होता है? रेडिएशन एनर्जी में लॉस होगा, और अलग अलग तरीके के इफेक्ट भी जनरेट होते हैं। अब हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। क्या अलग अलग तरीके के क्या जनरेट होंगे? इफेक्ट भी जनरेट होते हैं। जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि कौन कौन से इफेक्ट जनरेट होते हैं। यानी हमें अब बात करनी है टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन की। किसकी? कितनी तरीके से मेरी वेव्स अटेन्यूएट हो सकती है ड्यूरिंग प्रोपागेशन इनसाइड द मटेरियल। कि जब मटेरियल के अंदर वो प्रोपागेट कर रही है हमारी वेव्स या रेडिएशन, तो कितनी तरीके से एनर्जी को लूज कर सकता है, या कितनी तरीके से उसमें एनर्जी में कन्वर्जन हो सकता है। अब उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा कोई भी मटेरियल होगा तो उसके बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और बाहर यहां ट्रेवल कर रहे होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां बाहर कौन ट्रेवल कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे होंगे। क्लियर? तो अब डिपेंड करता है कि मेरा जो रेडिएशन है, यहां से जो इंसिडेंट रेडिएशन जा रहा है, ये इंसिडेंट रेडिएशन, ये क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन कितनी तरीके से यहां मटेरियल से इंटरेक्ट कर सकता है, और किस चीज पे? ये इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा। किस पे? कि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, और वो किस चीज से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है हमारा कि लॉस ऑफ एनर्जी किस तरीके से होगी। ठीक, तो यदि बात करते हैं यहां पे इंसिडेंट रेडिएशन में, यदि एनर्जी, ये एनर्जी यदि कैसी है? इफ लो, ये एनर्जी कैसी है? लो है, यानी इसे यदि सॉफ्ट रेडिएशन कहा जाए, कैसा? अप्रोक्सीमेटली सॉफ्ट रेडिएशन। तो यदि ये सॉफ्ट रेडिएशन का यदि हमारे पास रेडिएशन इनसाइड इंटर कर रहा है, क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है हमारे किसी मटेरियल में, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा कि यदि एनर्जी कैसी हमारे इसकी सॉफ्ट एनर्जी है, तो यदि ये रेडिएशन हमारे मटेरियल के अंदर एंटर करेगा, तो यदि ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, यदि ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो इंसिडेंट के जो हमारे ये इंसिडेंट रेडिएशन है, ये एनर्जी किस फॉर्म में रखता है? एच न्यू, या सिंपली क्या कह सकते हैं? फोटोन है। और फोटोन मतलब क्या? एनर्जी पैकेट।
ये फोटोन की एनर्जी है h, यानी ये एनर्जी पैकेट। यदि ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके क्या कर जाएगा, किक ऑफ कर जाता है। ठीक, तो कैसा, यदि मेरा इफ सॉफ्ट रेडिएशन है, कैसा, इफ सॉफ्ट रेडिएशन है, पहली कंडीशन कैसी, सॉफ्ट रेडिएशन होनी चाहिए। ठीक, क्लियर। और ये सॉफ्ट रेडिएशन का जो वो है, ये किससे टकरा है, इन रेडिएशन इंटरेक्ट, रेडिएशन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन। यदि ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से टकराया, यानी h न्यू एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड and expel itself from the orbital motion, जो जिस मोशन को ये परफॉर्म कर रहा है उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और ये जो इंटरेक्शन कहलाता है इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर, इसे क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी यदि सॉफ्ट रेडिएशन का सिग्नल मेरे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया और इलेक्ट्रॉन ने उसी एनर्जी को ऑब्जर्व करके यदि अब इलेक्ट्रॉन एक्सपेल आउट हो गया, तो इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर, इसे आप जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एनर्जी ऑब्जर्व करके, इसे या तो मैं क्या कर सकता हूं, करंट के फॉर्म में गेन कर सकता हूं, करंट के फॉर्म में यदि मेजर कर सकता हूं। ठीक है, तो यदि मेरा सॉफ्ट रेडिएशन किसी मटेरियल पे पकड़ा और इलेक्ट्रॉनों ने उसकी एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और वो क्या करने लगे, वो फ्लो करने लगे ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा, इस तरीके का जो इफेक्ट कहलाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाने वाला है। क्लियर, तो एक इफेक्ट तो ये हो गया कि एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक, अब यहीं से जैसे जैसे ये एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेरा क्या इफेक्ट भी बदलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्लियर है ना, कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे रेडिएशन से क्या करेंगे, एनर्जी को लेंगे और खुद एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और मटेरियल को के अंदर जो बाहर ऑर्बिटल मोशन कर रहे थे उसको छोड़ करके क्या कर जाएंगे, एक्सपेल आउट कर जाएंगे, और इस इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी हमारे रेडिएशन ने अपनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर कर दी। ठीक, तो एनर्जी यदि ट्रांसफर हुई तो क्या होगा, हमारी एनर्जी जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी में एक तरीके का क्या आया, लॉस होना शुरू हो गया। ठीक, क्लियर। अगला, यदि ये एनर्जी वेरी हाई है, कैसी है, वेरी हाई एनर्जी है, एनर्जी रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कैसी है, यदि ये कैसी है, हायर एनर्जी है, कैसी है, हायर एनर्जी, यानी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के ये तकरीबन 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी की बात करें। ठीक, तो यदि इतनी हाई एनर्जी का हमारा इंसिडेंट रेडिएशन हुआ तब क्या होगा, तब ये रेडिएशन निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता। यदि इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इलेक्ट्रॉन, इसके पास इतनी एनर्जी है कि एक तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर जाएगा ही, एक्सपेल आउट भी करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, और साथ में टकराने के बाद शेष एनर्जी को लेकर के ये हमारा क्या होगा, रेडिएशन आउट भी करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो जब ये एनर्जी हमारा ज्यादा है तो क्या करेगा, ये एनर्जी सफिशिएंटली है, इतनी हाई है कि क्या होने वाला है, हमारे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर कर दे तब भी इसमें एनर्जी बची रहेगी। तो ये क्या होगा, जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन है ये दो काम करेगा इस बार, एक तो इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट करेगा, दूसरा स्कैटर्ड रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। किसके, स्कैटर्ड रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, यानी रिड्यूस एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलेगा। यानी यदि हमारी कैसी है, इफ एनर्जी हाई, यदि इफ एनर्जी वेरी हाई, यदि एनर्जी हमारे इंसिडेंट रेडिएशन की बहुत हाई है तो दो काम होने वाले हैं। एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेल आउट ड्यू टू एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी, ड्यू टू एब्जॉर्बिंग
ऑफ एनर्जी, यानी वो एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाले हैं एब्जॉर्ब करके। ठीक, दूसरा हिस्सा क्या होने वाला है, रिमेनिंग लेस एनर्जी रेडिएशन goes out from the material as scattered radiation। किस तरीके से, scattered radiation के फॉर्म में। ठीक है, तो स्कैटर्ड रेडिएशन के फॉर्म में। अब यदि ये बताइए, यदि मान लीजिए यहां मैं कह रहा हूं कि इसकी लैम्डा वेवलेंथ है, क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है जो स्कैटर्ड रेडिएशन की है वो लैम्डा डैश है। इंसिडेंट की जो लैम्डा है और ये जो बाहर निकली है वो लैम्डा डैश है। तो निश्चित तौर पे क्या होने वाला है, ये लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जब वेवलेंथ बढ़ेगी तभी तो एनर्जी रिड्यूस होगी। क्लियर, हमने देख रखा है कि भाई लैम्डा यदि बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एनर्जी भी कम हो जाती है। ठीक, तो यहाँ एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो लैम्डा जो बाहर निकलेगा स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ होगी वो हमारे इंसिडेंट रेडिएशन से कम होने वाली है। एक चीज और, यदि मान लीजिए ये इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक, ये एच न्यू, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को से टकरा करके किसी एंगल, दूसरे एंगल पे, थीटा एंगल पे निकला, यानी एच न्यू डैश किस थीटा एंगल पे, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हम लोग एक्स एक्सिस में ही बात कर ले, तो यदि एच न्यू कॉस थीटा, ये कौन सा एंगल होगा, ये स्कैटर्ड एंगल होगा। कैसा होगा, स्कैटर्ड एंगल होगा, स्कैटर्ड एंगल होगा। ठीक, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाने वाला है, इनिशियल एनर्जी एच न्यू थी, अब क्या हो गई होगी एच न्यू डैश कॉस थीटा। ठीक, या इसी तरीके से बात करें किसके फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में, तो ये एस सी बाई लैम्डा होगी, तो ये वाला हो गया होगा एस सी अपॉन लैम्डा डैश, यानी ये हो गई एस सी अपॉन लैम्डा डैश कॉस थीटा। ठीक, यदि हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में बात करें तो यहां से या न्यू के सीधे यहाँ पे एस सी अपॉन लैम्डा माइनस एस सी अपॉन लैम्डा डैश कॉस थीटा। ठीक, और ये चेंज इन एनर्जी को मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, मास सीधे किससे कंपेयर कर दे, आइंस्टीन इक्वेशन से। तो आइंस्टीन क्या कहते हैं कि चेंज इन एनर्जी यानी चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर, तो यहां पे रख दीजिए एम सी स्क्वायर इक्वल टू यदि एस सी अपॉन लैम्डा माइनस एस सी अपॉन लैम्डा डैश इनटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से जरा सी क्या हो जाएगा, ये कौन इलेक्ट्रॉन, ये जो मास है चेंज इन मास, ये क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी ली किसने है, ये इलेक्ट्रॉन ही तो ले रहे हैं, तो मैं इसको सिंपली एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, और ये सी यहां से कॉमन ले लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एम ई सी, और ये 1 अपॉन यानी एम ई सी। ठीक है, और यहां से h और कॉमन ले लीजिए, तो h यानी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश कॉस थीटा, ये इक्वेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, h आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है, हमारा इंसिडेंट रेडिएशन, क्लियर, और ये लैम्डा डैश क्या है, हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ, और ये c क्या है, ये तो आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर, तो ये जो इफेक्ट कहलाता है, जो ये दो चीजें हो गई हैं, जो एनर्जी में चेंज हुआ है, ठीक, ये पूरा इफेक्ट क्या कहलाता है, कॉम्पटन स्कैटर्ड इफेक्ट। क्या कहलाता है, कॉम्पटन स्कैटर्ड इफेक्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन से टकराने की दो कंडीशंस हो सकती थी कि एक एनर्जी हमारी लो है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा, और यदि एनर्जी हाई है तो फिर इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे और हमारे स्कैटर्ड रेडिएशन भी कम एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। इसको हमने कहा कॉम्पटन स्कैटर्ड इफेक्ट। ठीक, तो दो तरीके हमने देख लिए, कौन कौन से हमने देख लिए, एक तो हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि भाई क्या, कॉम्पटन स्कैटर्ड इफेक्ट।
ठीक, जहां पे क्या होने वाला है, एनर्जी यदि हाई होगी तो ये दो हिस्से में टूटने वाला है, एक तो क्या इलेक्ट्रॉन साइड भी निकलेगा और साथ में स्कैटर्ड रेडिएशन भी मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही टकराएगा। जो रेडिएशन इंटर कर रहा है वो सिर्फ क्या इलेक्ट्रॉन से ही टकराएगा, उसमें बाकी बड़ा हिस्सा क्या होता है, न्यूक्लियस भी तो होता है। तो कुछ ना कुछ हिस्सा क्या होगा, न्यूक्लियस से भी टकराने वाला है। और जब इंसिडेंट रेडिएशन किससे टकराएगा, हमारा न्यूक्लियस से टकराएगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो दो इफेक्ट आपको क्लियर है। पहला इफेक्ट एनर्जी लो थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर हुए, तो क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यदि एनर्जी हाई है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर होगा ही, साथ में स्कैटर्ड रेडिएशन भी मिलता है बाहर की ओर लेस एनर्जी का, तो वो कहलाता है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटर्ड इफेक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए ये इंसिडेंट रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है, जो इसकी एनर्जी भी हाई है और ये क्या जाने वाला है हमारे कहां पे टकराने वाला है, न्यूक्लियस से। क्लियर, किससे टकराने वाला है, न्यूक्लियस से। यदि ये हमारे न्यूक्लियस से टकराएगा तो न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसको ये बाहर नहीं जाने देगा। न्यूक्लियस कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो ये इस पूरे रेडिएशन को क्या करेगा, एनर्जी अभी भी कैसी है, एनर्जी हाई है। ठीक, यदि सॉफ्ट रेडिएशन होगा तो वो यहां तक तो इसको पास भी नहीं पहुंचेगा। पर यदि एनर्जी हाई एनर्जी का यदि रेडिएशन है मेरे पास, ठीक, और वो कहां पे, न्यूक्लियस से टकराएगा, कहां पे, इफ हाई एनर्जी रेडिएशन, इफ हाई एनर्जी रेडिएशन अटैक ऑन न्यूक्लियस, कहां पे, न्यूक्लियस पे टकराया, जाके बम्बार्ड हो रही है एक्सरेज, अब कहां पे पहुंच गया, कि अब ये पहुंचा हमारे न्यूक्लियस पे। अब यदि न्यूक्लियस पे पहुंचेगा तो यहां पे दो तरीके की रिएक्शंस अगर कर जाएंगी। ठीक, क्या होगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा पॉजिट्रॉन। क्या बनेंगे, दो तरीके की रिएक्शंस यहां पे अलग करती है। ठीक, एक तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करेगा, दूसरा पॉजिट्रॉन का इमिशन होगा। ठीक, इस तरीके से इमिशन होगा कि नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, पॉजिट्रॉन होगा। ठीक, दोनों के यदि बात करेंगे तो ये माइनस के 1.9 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम और ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, दोनों ही होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा। ये कैसा रहेगा, निगेटिव, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। यानी नेट इफेक्ट यहाँ यदि न्यूक्लियस से टकराया तो दो तरीके की रिएक्शन अगर करेंगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और पॉजिट्रॉन बाहर आएंगे। यानी ओवरऑल जो नेट इफेक्ट होगा न्यूक्लियस पे वो कैसा हो जाएगा, जीरो इफेक्ट होगा। ठीक, चार्ज इफेक्ट कैसा रह जाएगा, जीरो। लेकिन बात करते हैं ये पॉजिट्रॉन होते हैं कैसे, शॉर्ट लाइफ टाइम होती है इनकी। कैसी होती है, ये बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट लाइफ टाइम, बहुत कम समय के लिए। ये दोनों रिएक्शंस मैंने आपको तब भी बताई थी कि जब हम लोगों ने बीटा, अल्फा बीटा गामा की बात की थी। तो बीटा में भी मैंने कहा था कि एक तो नेगाट्रॉन बनेगा, दूसरा पॉजिट्रॉन बनेगा। लेकिन हम लोग बीटा रेज को क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं, नेगाट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन जैसा ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारा जो ये पॉजिट्रॉन होता है, क्या होता है, ये जो पॉजिट्रॉन होता है इसकी जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है। क्या होती है, ये लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। और ये क्या करते हैं, यदि हमारी ये क्या है, पॉजिट्रॉन है, ठीक, ये क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इनकी जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है और ये कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, क्या करेंगे, ये अपने अस्तित्व को खत्म कर लेते हैं और इनसे हमें मिलता है 0.5, यानी एनर्जी का जस्ट हाफ। मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है यदि ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो यहां पे अब मुझे जो मिलेगी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये दो अलग अलग एनर्जी के क्या मिलेंगे हमें,
क्या मिलने वाले हैं, दो अलग अलग एनर्जी के, एक तो फोटोन मिलेंगे और साथ में ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको जो कहा जाता है, इस फिनोमिना को, इसे हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन होता है, पेयर प्रोडक्शन होता है। ठीक, पेयर प्रोडक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, यदि न्यूक्लियस पे अटैक हुआ तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक करेगा। लेकिन पॉजिट्रॉन कैसे होते हैं, शॉर्ट लाइफ टाइम होती है, ये अपने अस्तित्व को थोड़ी देर में ही खत्म कर लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने बीटा रेज को भी क्या कहा था कि ये निगेटिव रेज ही हैं। ठीक, सिर्फ नेगेट्रॉन की बात की थी, वहां पे भी पॉजिट्रॉन को मैंने कोई कंसीडर नहीं किया था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर ली थी। क्लियर, तो इसे हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। यदि हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है हाई एनर्जी का है, कैसा है, वेरी हाई एनर्जी का है। ठीक, और यदि वो न्यूक्लियस पर टकराएगा तो वहां पे जो रिएक्शन अगर करती है वो क्या कहती है, पेयर प्रोडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, पेयर प्रोडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक साथ जनरेट होते हैं। ठीक, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, ये पॉजिट्रॉन की जो लाइफ है बहुत छोटी होती है, इसी वजह से तुरंत क्या होता है, कुछ समय बाद ये एनर्जी के फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं, तो ये हमें स्कैटर्ड रेडिएशन मिलता है। क्या मिलता है, स्कैटर्ड रेडिएशन मिलता है। ठीक, अब जरा गौर से देखिए, आप दे रहे हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको मिला स्कैटर्ड रेडिएशन, यानी यहां पे भी एनर्जी लॉस हुई ना, यहां पे भी एनर्जी लॉस हुई ना। तो अब ठीक, तो आपने अभी इससे पहले कॉम्पटन इफेक्ट भी पढ़ा था, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था। कॉम्पटन में भी आपको क्या मिला था, इलेक्ट्रॉन मिला था और एनर्जी मिली थी। ठीक, लेकिन ये एनर्जी कैसी थी, इनकोहेरेंट नेचर की थी, इनकोहेरेंट नेचर की थी। कैसी थी ये एनर्जी, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का मतलब आपको नहीं पता था कि आपका ये जो लैम्डा डैश है कितना वेरी करने वाला है, आपको नहीं पता था कि ये जो लैम्डा डैश है आपका कितना वेरी करने वाला है। ये कैसा था, इनकोहेरेंट नेचर था इसका। कैसा था, इनकोहेरेंट नेचर था, यानी यहाँ पे जो रेडिएशन आपका बाहर आ रहा था, उनकी जो अलग अलग जो रेडिएशन आते उसमें ढेर सारे, यानी ढेर सारे डिफरेंट लैम्डा डैश या फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाली थी। यानी आपने यदि इंसिडेंट रेडिएशन किया था कैसा, होमोजीनियस एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाला, तो आपको जो कॉम्पटन इफेक्ट में जो रेडिएशन मिलने वाला था वहां पे आपको ये नहीं पता था कि कितनी एनर्जी का स्कैटर्ड रेडिएशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी एनर्जी आपको बाहर मिलेगी ये कैसी होगी, होमोजीनियस होने वाली है। कैसी है, होमोजीनियस। रेड्यूस होगी, बिल्कुल सही है, रेड्यूस होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी का जो रेडिएशन आएगा वो होमोजीनियस फॉर्म में मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों की एनर्जी कैसी, जस्ट हाफ पोर्शन में टूटेगी, यानी होमोजेनियस स्कैटर्ड रेडिएशन मिलेगा। यहाँ पे आपको होमोजीनियस स्कैटर्ड रेडिएशन मिलता है। ठीक, अंतर क्लियर हुआ। कॉम्पटन इफेक्ट में भी आपको इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ही मिलेगी। ठीक, और इसमें पेयर प्रोडक्शन में भी आपको इलेक्ट्रॉन और एनर्जी मिल रही है। बस अंतर क्या है कि वहां पे जो बीम निकल के आएगी, जो स्कैटर्ड रेडिएशन आएगा, उसकी एनर्जी के बारे में मुझे क्या होगा, अलग अलग एनर्जी मिलेगी। क्यों, क्योंकि लैम्डा डैश किस एंगल पे टकराएगा तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपका स्कैटर्ड रेडिएशन किस तरीके से मिलने वाला है। ठीक, अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आपको क्या मिलने वाली है, वहां पे इनकोहेरेंट नेचर की बीम मिलेगी। जबकि यहाँ पे जो रेडिएशन बाहर आएगा, स्कैटर्ड रेडिएशन, ये कैसा होने वाला है, ये होमोजीनियस होने वाला है, यानी सारी की सारी वेव की एक जैसी ही आपको क्या मिलने वाली है, फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है या वेवलेंथ मिलने वाली। क्यों, क्योंकि जो पॉजिट्रॉन ब्रेक होगा वो एनर्जी को दो अलग अलग हिस्सों में कन्वर्ट करेगा। ठीक, और दोनों एनर्जी के हिस्से कैसे होंगे, सेम होंगे। इसलिए आपको जो यहाँ पे मिलेगी वो कैसी बीम मिलेगी, कोहेरेंट नेचर की मिलेगी। क्लियर, दोनों में सिर्फ अंतर क्या है, ये कोहेरेंट नेचर की देने वाला है, होमोजीनियस स्कैटर्ड रेडिएशन होगा, यानी आपको कोहेरेंट बीम मिलने वाली है, कोहेरेंट। और जबकि यहाँ पे इनकोहेरेंट बीम मिलेगी क्योंकि आपका हेट्रोजीनियस, किस तरीके का, हेट्रोजीनियस रेडिएशन बाहर आएगा। क्लियर। ठीक, तो दोनों में, कॉम्पटन इफेक्ट में और इसमें बस केवल अंतर किसका है, आपके इनकोहेरेंट या कोहेरेंट का, या कहे होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस का ही अंतर है। ठीक है, यही तीन इफेक्ट जनरली आकर करते हैं। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी एक इफेक्ट और हो सकता है, कौन सा, थॉमसन इफेक्ट, थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट।
ठीक, क्या कह सकते हैं, थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यदि बहुत स्पेशल केस यदि हुआ कि भाई हमारा रेडिएशन जाए और कहीं से न टकराए, बहुत स्पेशल केस हो जाए, मान लीजिए कि इतनी सारी जो चीजें चल रही हैं, न्यूक्लियस चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक, इसके अलावा हमारा रेडिएशन जाए और बिल्कुल खाली स्थान से चला जाए, किससे, किसी चीज से टकराए नहीं, और क्या हो जाए, सीधे सीधे बाहर निकल जाए। ठीक, यानी हमारा इंसिडेंट रेडिएशन यदि यहां से गया अंदर और सीधे सीधे उसी फॉर्म में बाहर निकल गया, यानी ये स्कैटर्ड रेडिएशन मिला। ठीक, किसी चीज से इसका किसी भी तरीके की कोई किसी भी वो नहीं हुई, हमारी रिएक्शंस नहीं हुई, किसी चीज से टकराया नहीं, तो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। जब एनर्जी में रेडिएशन की कोई चेंज नहीं आएगा, तो जहां पे जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। कैसा होगा, होमोजीनियस स्कैटर्ड रेडिएशन होगा। ठीक, एक जैसी एनर्जी वाला ही रहने वाला, क्योंकि किसी चीज से इसका टकराना ही नहीं हुआ, किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं हुआ। तो इस तरीके की जो स्कैटरिंग है कि यदि हो रही है, स्पेशल केस में हुई होगी, तो इसे हम कहते हैं रेहलाइज स्कैटरिंग, रेहलाइज स्कैटरिंग, या इसी को कहा जाता है थॉमसन स्कैटरिंग, थॉमसन स्कैटरिंग। ठीक, या इसी को कहा जाता है कोहेरेंट स्कैटरिंग, कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट क्यों, क्योंकि सारी की सारी बीम्स की कैसी है, एनर्जी होमोजीनियस रहने वाली है, तो कोहेरेंट नेचर की ही स्कैटरिंग होगी। ठीक, रेहलाइज स्कैटरिंग भी या थॉमसन स्कैटरिंग भी इसी को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि हमारा किसी भी तरीके का एनर्जी में कोई भी क्या होगा, यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। क्लियर, ठीक है। और इतने सारे आपने जो इफेक्ट पढ़े कौन कौन से, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, ठीक, क्वांटम पढ़ा, फिर इसका पेयर प्रोडक्शन पढ़ा, तो ये तीन ये हो गए, और ये थॉमसन स्कैटरिंग हो गया। ठीक, एक और अभी पढ़ेंगे पीडी, फोटो इंटीग्रेशन। ठीक, तो इनमें से ये तीन मेनली अकर करते हैं। ठीक, और ये दो क्रिटिकल केसेस के लिए होते हैं कि भाई ऐसा हो ही गया कि अधिकांश पार्ट, क्योंकि हमारे एटम्स का कैसा है, खाली है, उसे कुछ नहीं मिला रास्ते में और बाहर निकल गया। ठीक, तब अकर करेगा। जनरली ये तीन अकर करते हैं, और कभी भी कोई एक चीज अगर नहीं करती कि आपका सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा। यदि एनर्जी मिड रेंज में है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाई देगा आपको, ये भी दिखाई दे सकता है, क्वांटम भी, ये भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये सब एक साथ भी अकर कर सकते हैं। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग ही इफेक्ट अकर करेंगे। क्लियर, तो हमने क्या कर देख लिया कि थॉमसन स्कैटरिंग या कोहेरेंट स्कैटरिंग या रेहलाइज स्कैटरिंग में किसी भी तरीके का एनर्जी में चेंज अकर नहीं करेगा। ठीक है, हमारे खाली सिर्फ हमारा जो क्या होगा, रेडिएशन जाएगा और हूबहू ही बाहर चला जाएगा। एक और इफेक्ट आता है, उसे हम कहते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट। ठीक, फोटो डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट। ठीक, ये भी स्पेशल इफेक्ट है। कैसा है, स्पेशल इफेक्ट है। कई बार क्या होता है कि यहां से आपका पूरा रेडिएशन गया और न्यूक्लियस में टकराता है। इफ हाई एनर्जी रेडिएशन अटैक ऑन न्यूक्लियस, कहां पे, न्यूक्लियस में अटैक कर रहा है। हाई एनर्जी रेडिएशन कहां पे अटैक किया उसने, न्यूक्लियस में अटैक किया। ठीक, और न्यूक्लियस में अटैक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जनरेट करे। ओनली इलेक्ट्रॉन इजेक्शन टेक प्लेस, ओनली इलेक्ट्रॉन इजेक्शन टेक प्लेस। ठीक, केवल इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी न्यूक्लियस पे हमने पेयर प्रोडक्शन में क्या देखा था कि यदि न्यूक्लियस पर टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, साथ में एनर्जी भी, स्कैटर्ड एनर्जी निकलेगी ड्यू टू
ब्रेकिंग ऑफ पॉजिट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, और यदि सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा केस है, और किसी भी तरीके का यानी नो स्कैटर्ड रेडिएशन, ठीक, केवल आपको इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन मिलेगा, कोई किसी तरीके स्कैटर्ड रेडिएशन नहीं मिलेगा, तो इस इफेक्ट को कहा जाता है फोटो डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट। ठीक, तो ये फोटो डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट और आपके जो थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट है, ये स्पेशल कंडीशंस में अगर करेंगे। ठीक, फोटो डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट की जो एनर्जी है वो कहाँ चली गई, वो एनर्जी चली गई होगी न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में, प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में कोई कन्वर्जन रिएक्शन में क्या हो गई होगी, आपस में कन्वर्जन रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो गई होगी, इसलिए से मुझे कोई एनर्जी नहीं मिली, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिले। क्लियर? तो ये क्या है, स्पेशल कंडीशंस हैं कि कभी अकर करते हैं, कभी नहीं अकर करते, पर ये 3 केसेस हमेशा अकर करते हैं। ठीक, क्लियर? तो अब बात करते हैं, तो हमने कितने 5 केसेस देखे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया, कॉम्पटन इफेक्ट देख लिया, पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट देखा, थॉमसन स्कैटरिंग या इसी को कोहेरेंट स्कैटरिंग भी कहा जाता है, और फोटो डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट देख लिया। ठीक है, फोटो इंटीग्रेशन इफेक्ट देख लिया। क्लियर? तो अब बात करते हैं, हमने 5 इफेक्ट देख लिए, तो अब देखते हैं कि टोटलिटी में ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी में हम लोग कहां से शुरू किए थे, हार्डनेस ऑफ एनर्जी से शुरू किए। ठीक, उसमें हमने अटेन्यूएशन में देखा कि भाई लगातार जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी लॉस करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। यदि एनर्जी लॉस होगी तो निश्चित तौर पे उसमें किसी न किसी तरीके का इंटरेक्शन हुआ है। अब जब हम इंटरेक्शन देखने गए तो हमें 5 तरीके के जनरल इंटरेक्शन देखने को मिल गए। कौन कौन से? एक तो हमें दिखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा दिखा कॉम्पटन स्कैटर्ड, ठीक, और एक दिखा हमें पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट। ठीक, ये सारे के सारे इफेक्ट हमारे कैसे कॉमन इफेक्ट हैं, ठीक, जो हमारे जनरली हो सकते थे। फिर इसके बाद दिखे हमें थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट और फोटो इंटीग्रेशन इफेक्ट। तो इन इफेक्ट में क्या हुआ कि फोटो इंटीग्रेशन इफेक्ट और ये थॉमसन स्कैटरिंग इफेक्ट, ये दोनों कैसे हुए, ये दोनों के दोनों इफेक्ट मेरे कैसे हैं, स्पेशल कंडीशन इफेक्ट हैं। जबकि जनरली अकर करने वाले जो इफेक्ट हैं वो कौन से हैं कि ये हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। क्योंकि ये बहुत कम केस होगा कि भाई पूरा का पूरा रेडिएशन सीधे सीधे बाहर निकल जाए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं जो टोटल एब्जॉर्प्शन या टोटल एटेन्यूएशन, टोटल एब्जॉर्प्शन या कह सकते हैं अटेन्यूएशन। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि हमारा यदि कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन था, ठीक, तो ये किस तरीके से कुछ ऐसा ही फॉल कर रहा था। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यदि मैं यहां रखूं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यदि यहां पे रखा जाए और यदि मैं यहां से निकालना चाहूँ आई नॉट e की पावर माइनस म्यू एक्स, जहां टी थिकनेस है, तो यदि मैं यहां पे म्यू रखता हूं, ठीक, तो मुझे पता है तब भी ये कैसा होने वाला है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यानी सिंपली एम्पलीट्यूड, यानी अभी भी ये ग्राफ कैसा है हमारा लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल ही रहने वाला है। ठीक, तो अब यदि बात करते हैं जब एनर्जी हाई होगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो अकर करता है, एनर्जी हाई होगी तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट अकर करेगा कॉम्पटन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि बाहर ढेर सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद यदि अकर करता है दूसरे नंबर पे इफेक्ट, तो वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? ये कौन सा हिस्सा है सबसे ज्यादा अकर करने वाला, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक, कॉम्पटन स्कैटर्ड इफेक्ट मिलेगा आपको। ठीक, फिर यहां मिड रेंज में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फिर यदि बात की जाए इस हिस्से में तो ये पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट, यानी यही 3 पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट। तो ये 3 मेनली क्या होते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटर्ड इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट ही जनरली क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं। और ये स्पेशल कंडीशंस केस हैं। और इसी तरीके से हमारा क्या होता है,
हमारी एनर्जी में अटेन्यूएट करते हैं। तो ये तीन मेन होते हैं, कॉम्पैक्ट स्कैटर्ड इफेक्ट जो एनर्जी को लॉस कराता है, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्योंकि एनर्जी पैकेट के रूप में जाती है, इलेक्ट्रॉन के अब्जॉर्ब करता है, ठीक, और पेयर प्रोडक्शन यदि न्यूक्लियस में गए तो फिर आकर करता है, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल एब्जॉर्प्शन का हल कहलाता है कि तीनों इफेक्ट एक साथ मिलकर के ही काम करते हैं, कभी आपका कोई अकेले इफेक्ट काम नहीं करता, ठीक है। बड़ा हिस्सा कॉम्पटन स्कैटर्ड इफेक्ट का होता है, यानी इनकोहेरेंट स्कैटरिंग कहा जाता है। कॉम्पटन स्कैटर्ड इफेक्ट का एक नाम क्या है, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स निकलेगी, जो लैम्डा डैश निकले वाला है, वो पता नहीं किस एनर्जी का होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, एंगल ऑफ स्कैटर्ड पे, और स्कैटर्ड एंगल पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग वेवलेंथ आकर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंपली क्या, इनकोहेरेंट स्कैटरिंग कहा जाता है। क्लियर? अलग अलग एनर्जी की वेव्स मिलना, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है, एक टर्म आता है फिल्टरिंग। क्या होता है? फिल्टरिंग। अब यदि मटेरियल है मेरे पास, ठीक, यदि यहां पे मान लीजिए मेरे पास हेट्रोजीनियस रेडिएशन है, क्या है, हेट्रोजीनियस रेडिएशन, हेट्रोजीनियस हार्ड रेडिएशन है, ठीक। ये हेट्रोजीनियस हार्ड रेडिएशन है। यदि ये रेडिएशन मैंने डायरेक्ट अपने टेस्ट स्पेसिमेन में दिया, यहां पे मैंने फिल्म लगा दी, तो यहां पे फोटो जनरेट करेगा। ये मेरा हेट्रोजीनियस हार्ड रेडिएशन आया, यहाँ पे आपने अपना टेस्ट स्पेसिमेन रख दिया, जिसकी आपको क्या करनी है, एक्सरे करनी है, ठीक, और नीचे आपकी ये क्या रखी हुई है, एक फिल्म रखी हुई है। तो यदि ये हेट्रोजीनियस फॉर्म में आपका रेडिएशन है, यानी इसका कुछ ना कुछ हिस्सा कैसा हेट्रोजीनियस है, तो कुछ हिस्सा इसमें सॉफ्ट रेडिएशन का होगा और कुछ हिस्सा इसमें हार्ड रेडिएशन का होगा। क्यों? क्योंकि हेट्रोजीनियस फॉर्म में है आपके रेडिएशन, ओवरऑल एनर्जी इसकी हार्ड है, ये क्लियर है, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें सॉफ्ट रेडिएशन का भी छुपा होगा, क्योंकि हेट्रोजीनियस फॉर्म में यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं, ठीक। तो यदि ऐसा हो रहा है और आपको चाहिए क्या, कि यदि आपकी फिल्म यहाँ पे है, यदि अलग अलग हेट्रोजीनियस इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या किया जाए, मुझे क्या चाहिए कि मेरा ये सॉफ्ट रेडिएशन एलिमिनेट हो जाए। क्या चाहिए? सॉफ्ट रेडिएशन एलिमिनेट हो जाए। तो ये सिंपली ये प्रोसेस क्या दिखाई दे रहा है, फिल्टरिंग में, यानी मैं इसके बीच में क्या कर देता हूं, यहां पे या तो लेड प्लेट रख दी जाती है, या ब्रास प्लेट रख दी जाती है, या कॉपर प्लेट रख दी जाती है, या एल्यूमिनियम प्लेट रख दी जाती है, एल्यूमिनियम प्लेट। तो ये क्या करेगी कि ये प्लेट हमारी, जब ये रेडिएशन जाएगा, हेट्रोजीनियस हार्ड रेडिएशन होगा, तो ये जो प्लेट होगी हमारी, ये प्लेट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब सॉफ्ट रेडिएशन, ठीक। और फिर यहां से जो रेडिएशन जाएगा, अब ये रेडिएशन कैसा हो गया होगा, ये होमोजीनियस हार्ड रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजीनियस हार्ड रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस प्लेट ने क्या कर दिया, सॉफ्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, और ये जो सॉफ्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है, ये कहां पे डिपेंड करेगा कि आपने ये थिकनेस कितनी ले रखी है, थिकनेस ऑफ प्लेट पे निर्भर करे, किस पे, थिकनेस ऑफ प्लेट पे, कितनी आपने थिकनेस ले रखी है, उसी हिसाब से ये क्या करती हैं, इसको फिल्टर करने का काम करती हैं। यानी इससे आपने सॉफ्ट रेडिएशन ले लिया, और इस पूरे सॉफ्ट रेडिएशन को अब आपने, ये पूरा जो हेट्रोजीनियस हार्ड रेडिएशन था, इसको आपने होमोजीनियस हार्ड रेडिएशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपकी जो टेस्ट स्पेसिमेन से जाएगी, तो यहाँ फिल्म में क्या हो जाएगी, बेटर कॉन्ट्रास्ट आपको मिलने वाला है। क्या मिलेगा, बेटर कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। क्लियर? तो फिल्टरिंग समझ में आया, सिंपली क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस हार्ड रेडिएशन, यानी हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ की आपके पास रो 1, रो 2, रो 3, इस तरीके से आपके पास क्या है, अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आपके पास क्या है, रेडिएशन है, ठीक। इनमें से कुछ कैसे होंगे, सॉफ्ट रेडिएशन होंगे, जो सिंपली केवल टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करेंगे। तो यदि ये डायरेक्ट दिया जाता तो कंट्रास्ट क्या हो जाता, अलग अलग हो जाता।
तो उसको सही करने के लिए हमने क्या किया, एक फिल्टर एक तरीके से लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पे फिल्टर, ये लेड या ब्रास या कॉपर या एल्यूमिनियम की प्लेट लगा दी। तो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं मेरे सॉफ्ट रेडिएशन को, और ये एब्जॉर्बिंग डिपेंड करती है उनकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ प्लेट पे, और जितना ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो ठीक सॉफ्ट रेडिएशन निकल जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, हार्ड रेडिएशन बचेगा, वो भी होमोजीनियस हार्ड रेडिएशन। ये सिंपली कहा जाता है हमारे टेस्ट स्पेसिमेन में, और हमें जो कंट्रास्ट मिलती है वो क्या होती है, बेटर हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्टरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्टरिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देख लिया, एक टर्म इसके बाद यहीं से जुड़ा आ जाता है, हाफ वैल्यू थिकनेस। अब हमने यहां पे देख लिया कि यहां पे रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है प्लेट ने, क्या किया, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हमने होमोजीनियस उसमें यूज किया। ठीक है, होमोजीनियस हार्ड रेडिएशन में कन्वर्ट कर दिया, यही तो किया है। तो इसके बाद एक टर्म आता है तीसरा, हाफ वैल्यू थिकनेस। हाफ वैल्यू थिकनेस कि यदि मान लीजिए यहां पे 100 जूल की एनर्जी है, कितनी है, ये रेडिएशन है, इसके पास 100 जूल की एनर्जी है, जब ये इस प्लेट से पास करके यहां बाहर निकलेगा, यहां पे 50 जूल की एनर्जी बची। तो सिंपली ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस, तो हमें इस थिकनेस पे बात करनी है, किस पे, इस थिकनेस पे, ये थिकनेस T, ठीक, इस थिकनेस की बात कर रहे हैं ये। तो सच थिकनेस which reduce the intensity of radiation by 50%, कितना, फिर 50%, डायरेक्टली 50% कहला दे। Such a thickness which reduce the intensity of radiation by 50%, then such thickness is known as half value thickness। half value thickness यानी HVT। ठीक, यानी HVT को एक फॉर्मूले के रूप में यदि मैं देखना चाहूं तो सिंपली एक फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होती है, ठीक है, वो होती है 0.693 अपॉन म्यू, और म्यू आपको पता है क्या है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट है। क्या है ये, अटेन्यूएशन कांस्टेंट है, अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है। क्लियर, तो आपने ये टर्म भी डिस्कस कर लिया। ठीक, तो ये हमारी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो रेडिएशन की हमने डिस्कस की। कहां से शुरू किया था, हमने देखा सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी में हार्डनेस, एनर्जी हार्डनेस के बारे में बात की, फिर अटेन्यूएशन के बारे में बात की कि एनर्जी का लॉस होता है। अब एनर्जी का लॉस होता है तो किस किस प्रोसेस से होता है, तो मेनली हम लोगों ने बात की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन के बारे में। वहां पे स्पेशल केसेस थॉमसन स्कैटरिंग और फोटो डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात कर ली। क्लियर, फिर इसके बाद हमने देखा कि जो मेनली हमारा टोटल एब्जॉर्प्शन होता है, जनरली वो तीन ही ये कारण हम लोगों को क्या होते हैं, इंटरेक्शन, 3 टाइप के इंटरेक्शन ही इसके लिए जरूरी होते हैं, जब आकर करते हैं जनरली, जो अटेन्यूएशन में काम करते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा फिल्टरिंग फिनोमिना कि यदि हमारे पास क्या है, हेटेरोजीनियस हार्ड रेडिएशन है, तो उसको यदि उससे सॉफ्ट रेडिएशन को करना है तो हमने सिंपली एक प्लेट लगा दी, और उस प्लेट की थिकनेस पर डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब करानी है। फिर लास्ट में एक टर्म देखा हाफ वैल्यू थिकनेस कि यदि मैंने वो प्लेट लगा रखी है और यदि उस प्लेट ने मेरी एनर्जी को जस्ट हाफ कर दिया, यानी ऐसी थिकनेस जो मेरी इस हार्ड रेडिएशन को सीधे उसकी एनर्जी को 50% यदि रिड्यूस कर दे, तो ऐसी थिकनेस सिंपली क्या कहलाएगी, हाफ वैल्यू थिकनेस कहलाती है, और जो कि दी जाती है 0.693 अपॉन म्यू से, जहां म्यू हमारा क्या है, अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है, जबकि एचवीटी क्या है, हमारी हाफ वैल्यू थिकनेस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का ये पूरा लेक्चर देखा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे क्या कि ब्रैग्स लॉ क्या है और किस तरीके से उसने हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को जनरेट करने में एक्सरे की मदद से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जनरेट किया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है, थैंक यू।